हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम साईएस। आप सबका स्वागत है इस सेशन में और इस सीरीज में जहां पे हम आज से शुरू करने वाले हैं इंडियन इकॉनमी। चलो सब लोग शुरू करते हैं इंडियन इकॉनमी, सब लोग पढ़ते हैं इंडियन इकॉनमी, बट इस सीरीज में खास क्या है, व्हाट आर यू गेटिंग ओवर हियर, दैट इज दिस बुक, एंटायर बुक पेज टू पेज, कवर टू कवर, वी विल कवर इट। ठीक है, इससे पहले भी आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी इकॉनमी की लास्ट ईयर और लास्ट ईयर 2025 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए, 2026 के प्रीलिम्स मेंस के लिए, और इस बार भी द एंटायर बुक विल बी कवर्ड फ्रॉम पेज टू पेज। तो आपने बस एक ही काम करना है, वो क्या है, क्यों ये बुक, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रेफर्ड बुक बाय टॉपर्स। हर एक टॉपर, अब कितने भी नाम ले लो, सब ने एटलीस्ट कहीं ना कहीं श्रीराम सर के ही इकॉनमी से पढ़ा है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम। आप किसी भी टॉपर से पूछ लो तो दे विल डायरेक्टली टेल यू, ओके श्रीराम सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, श्रीराम सर की बुक बहुत अच्छी है, यू कैन रेफर इट ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इस बुक को जब आप पढ़ने बैठ जाते हो तो ये बुक सर ने लिखी है और इस बुक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप ये बुक पढ़ने बैठ जाओ तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ना कम आई वुड से लेवल होने की वजह से बुक को थोड़ा डिफ़िकल्ट समझने लगता है, जो कि असल में है नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम जब इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें साथ में वीडियो चला देना है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में इस बुक को इतना आसानी से कर दूंगा और इतना आसानी से ल्यूसिडली एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको ये बुक याद हो जाएगी। आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी कि इस बुक के जो हम नोट्स बनाने वाले हैं इसी सीरीज़ में, कोई भी कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में, कि आप सुबह नींद से उठे, आपके रूममेट ने आपको पूछ लिया कि भाई ये बताना जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए विदाउट ओपनिंग द बुक और विदाउट गोइंग टू ChatGPT और एनी अदर इंटरनेट सोर्स। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल लॉजिक वो ये है कि हमें इकॉनमी याद हो जानी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाने चाहिए, हमें रट्टा नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आपने इस साल देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स ने एक क्वेश्चन पूछा 2026 में। ठीक है, 2026 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज अबाउट M1 एक्सचेंज। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि जितने भी बच्चे फॉर एग्जांपल जिन्होंने मुझे कॉल किया या मुझे मिलने आए कि सर हमें तो पता ही नहीं था ये M1 एक्सचेंज क्या है, ऑल द PIB में इसका जिक्र है, PIB में इसका पब्लिकेशन हुआ था एक टाइम पे, तो आई आस्क्ड देम कि इसके नीचे जो 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, 3 स्टेटमेंट्स, कि ये क्या है। ठीक है, वन वाज अबाउट गिविंग लोन्स टू MSMEs, सेकेंड वाज अबाउट डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड थर्ड वन वाज अबाउट गिविंग क्रेडिट रेटिंग्स। नाउ आई आस्क स्टूडेंट्स कि आप मुझे बस इतना बता दो, क्या ये तीनों चीजें एक ही नेचर की एक्टिविटीज हैं या नहीं? ये एक्टिविटीज अपने आप में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है और कुछ सिमिलर नेचर की नहीं है। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन दे रही है, से बैंक लोन दे रहा है, तो क्या बैंक ही क्रेडिट रेटिंग दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बैंक लोन दे रहा है वही क्रेडिट रेटिंग देगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ और थर्ड ऑप्शन दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। समझ में आ गई बात? अब ये वाला ऑप्शन बचता है ट्रेड रिसीवेबल्स का। ठीक है, एक्सचेंज यूजुअली करता क्या है? यूपीएससी ने इससे पहले भी ट्रेड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा। ट्रेड्स, दैट इज ऑल्सो आई वुड से डिस्काउंटिंग सिस्टम फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, यहां पे भी सेम ही क्वेश्चन है, रिसीवेबल्स का डिस्काउंटिंग सिस्टम। सो देयरफॉर मैं बस एक सिंपल बात बताता हूं यहां पे कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि ये एक एक्सचेंज है, यहां पे कुछ कमोडिटीज का एक्सचेंज होगा, ये कमोडिटीज हो सकती है, ये कमोडिटीज हो सकती है, ये डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ये बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये शेयर्स हो सकते हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं। किसी भी चीज को डिस्काउंट करने के लिए, डिस्काउंटिंग इज व्हाट, व्हेन यू रिडीम इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इनटू कैश, इनटू लिक्विडिटी। अंडरस्टूड? When you turn the asset into liquidity, that is discounting, or selling it at a lower price. Do you understand?
सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वो यहां पे मेन चीज है जो हम यहां करने वाले हैं, ठीक है। बैक टू द बुक, ठीक है, बैक टू बुक, बैक टू वेदास, ठीक है। दिस बुक इफ यू डू इट विद मी, it will be the holy Bible for you, the holy Vedas for you, the holy Quran for you, because आपकी इकोनॉमी अब यहां से आगे कहीं और नहीं जाने वाली है। इस बुक में हर वो चीज दी हुई है जो आगे 4 साल तक एग्जाम में आने वाली है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से बोल रहा हूं, या आज से पहले 15 साल पहले आ चुकी है एग्जाम में। हर एक चीज को कवर किया गया है। और उसके साथ साथ जब आप इस बुक को खोलोगे, पढ़ोगे, खरीदोगे और देखोगे तो आप कहीं कहीं पे ऐसा देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है लिबरलिज्म, इनविजिबल हैंड, न्यू लिबरल पॉलिसीज, कार्लाइल का कॉन्सेप्ट ऑफ डिसमल साइंस, इकोनॉमी एज अ डिसमल साइंस। नाउ आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, आपको ऐसा लगेगा। बट अगर आप देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा रिकार्डोज थ्योरी के ऊपर, ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी के ऊपर, रिकार्डियन प्रिंसिपल्स के ऊपर। सब लोग ने बोला ये 3 साल पहले का क्वेश्चन है, 2023 या 2024 का, 2024 नहीं 23 का क्वेश्चन है या 22 का क्वेश्चन, ठीक है। जब क्वेश्चन आया तो सब लोग ने बोला सर ये तो क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का है, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रेवेन्यू सेटलमेंट के हिसाब से है। बट नहीं, अगर आपको पता हो तो ये इकोनॉमी के इवोल्यूशन में डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी। तो ये थ्योरीज भी हम कवर करने वाले हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि इंट्रोडक्शन मिल जाए कि इकोनॉमी का इवोल्यूशन असल में हुआ कैसे। इकोनॉमी वेल्थ से स्टार्ट होती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बस एक बात करते हैं, वो ये है कि बेचो, खरीदो, डिमांड, सप्लाई और मार्केट। उसके बाद आती है वेलफेयर इकोनॉमी, उसके बाद आती है सस्टेनेबिलिटी इन द इकोनॉमी, उसके बाद आती है लाइफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद आती है डोनट इकोनॉमी, उसके बाद आती है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। व्हेन वी से अंडर when Kate Raworth talks about the embedded economy, ठीक है। अब सर हमें ऑप्शनल तो नहीं पढ़ना है ना, आप थ्योरीज पढ़ाने लग गए, ऑप्शनल तो नहीं पढ़ना है। नहीं, ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे, हम बस यहाँ पे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट एक बार समझ में आ गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का डिस्कशन होगा सारे थ्योरिस्ट का, पूरा सारा डिस्कशन 20 से 25 मिनट का होगा टोटल। बट अगर हमें ये डिस्कशन समझ में आ जाए कि इकोनॉमी असल में इवॉल्व कैसे हो रही है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है दैट ज्योग्राफी स्टार्ट होती है कहाँ से, अर्थ के ओरिजिन से, कि ये यूनिवर्स कहाँ से बना, कैसे बना। थ्योरीज आती है कांत की, लैपलेस की और ऑटो श्मिड की, बहुत सारी थ्योरीज आती है कि कहाँ से हुआ, सिंगुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी हाइपोथेसिस, और उसके साथ साथ सिगार शेप था पहले, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ज्योग्राफी हमने थ्योरीज पढ़ ली। हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में बना कैसे। बट इकोनॉमी के साथ क्या दिक्कत है कि जब भी आप इकोनॉमी किसी भी टीचर से पढ़ते हो, किसी भी बुक से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, तो ये इकोनॉमी स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीडीपी, जीएनपी आया कहाँ से, ठीक है, जीडीपी आया कहाँ से, ये भी तो दिक्कत है। जेएम कीनीज, जॉन मेनॉर्ड कीनीज, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से, वो क्या बोलना क्या चाहता था असल में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कहां से हुआ, विलियम बे फिलिप्स था कौन, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो ये आया कहां से, व्हाट वाज द मोनियाक मशीन, ठीक है। करेंसी की बात करें तो करेंसी कहां से आई, लोग स्टोन करेंसी यूज करते थे और स्टोन करेंसी से यूज करते करते अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसी पे आ गए हैं। इस साल यूपीएससी ने फिर वही क्वेश्चन पूछा, यूपीआई वर्सेस बैंक अकाउंट, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आया, सेम चीज, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, अगर आपको समझ में आ जाए कि ये स्टोन करेंसी कैसे काम करती थी, वहां पे एक एक कॉइन, याप आइलैंडर्स, कैरेबियन आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है याप आइलैंड, YAP, ठीक है। अगर इनकी करेंसी समझ में आ जाए, इनकी करेंसी स्टोन्स की थी, और वो स्टोन ऐसा नहीं था कि उसको कैरी कर सकते थे, इतना छोटा सा स्टोन हो, नहीं, वो स्टोन इतना बड़ा था जितना बड़ा ये बोर्ड है, वो स्टोन इतना बड़ा था जितना बड़ा ये रूम है, और वो स्टोन इतना भी बड़ा होता था जितना बड़ा एक घर होता था। तब भी उसको करेंसी के तौर पे यूज किया जा सकता था और करते थे। अगर वो समझ में आ जाए
तभी समझ में आएगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये जो स्टोन करेंसी थी इसमें उतना ज्यादा फर्क था नहीं। जब ये मोनियाक मशीन समझ में आ जाएगी विलियम बी फिलिप्स की, तभी ये समझ में आएगा कि अच्छा ये पैसा जो है फ्लो कैसे कर रहा है, ये एफडीआई यहां से आया, यहां से निकला, डॉलराइजेशन ऑफ करेंसी कैसे हुआ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कैसे होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे और ऐसा लगेगा कि इकोनॉमी ना फ्लो कर रही है मेरे साथ, जैसे पैसा फ्लो करता है हमारे आसपास। मैंने पेटीएम किया किसी को, रिक्शे वाले को, मैंने कैश दे दिया कैब वाले को, मैं मेट्रो में चढ़ा, मैंने एनएफसी कार्ड यूज़ किया, मैं वहाँ से निकला, मैंने यूपीआई टैप किया। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो पैसा फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ही इकोनॉमी भी आपकी नसों में फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो जस्ट बी विद मी, इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर आप समझ जाओ इस चीज़ को, देखो मैं यहाँ पे कन्वेंशनल तरीके से चैप्टर्स के नाम लिख देता कि पहले हम ये चैप्टर करेंगे, फिर ये चैप्टर करेंगे, फिर ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं अलग से रील्स 5-6 बना के भी ये कर सकता था कि अच्छा ठीक है चलो ये करेंगे वो करेंगे, तोड़ फोड़ मोटिवेशन वगैरह, मुझे वो नहीं आता है। मुझे बस एक चीज़ आती है, पढ़ाना। अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट को अपने अंदर डालना है, अगर आपको समझ में आ जाए सब्जेक्ट, ठीक है, आपके दिमाग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इकॉनमी दोबारा पढ़ने की। ठीक है, आपके पास, आई कैन अश्योर यू दिस थिंग, 15 पेज का एक नोट दे दूंगा मैं, या 20 पेज के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, 15 या 20 पेज के टोटल नोट्स होंगे, याद रखना है मेरी बात। आई थिंक मेरे ही है, मतलब मेरे पास है, बस याद नहीं है नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। 15 या 16 पेज है टोटल। ठीक है, जिसमें पूरी इकॉनमी है जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इतना शॉर्ट नोट भी है और आपके पास हैंड रिटन नोट्स तो होंगे ही, और हाँ साथ में आप जब ये बुक पढ़ोगे मेरे साथ, ये लेक्चर्स करोगे मेरे साथ, तो आपने क्या करना है, आपने इस बुक को साथ रखना है कि जहां कहीं पे भी अगर मुझे कभी दिमाग में आया कि ट्रेड ऑफ क्या होता है, दिमाग में आया, अभी याद नहीं आ रहा है, तो तुरंत मैं ऐसे पेज खोलूंगा, सामने ट्रेड ऑफ होगा। अगर मुझे तुरंत याद करना है कि यार 3rd 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, मैंने ऐसे पेज खोला तो 3rd 5 ईयर सामने है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट और आई वुड से फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस क्या है, या रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, मैंने ऐसे देखा, ओके बजट पे लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे याद होनी चाहिए चीज़ें कि मेरी चीज़ें कहाँ पे है, कैसे हैं, क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अंडरस्टूड, सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। डन, चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी बाय श्रीराम सर। ठीक है, ये बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड। ठीक है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। चलो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहां पे लिखा हुआ। द कॉन्सेप्ट सेज ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम रिसोर्सेज। हाँ, क्या क्या बोला मैंने, वन इज प्रोडक्शन, another is consumption, and third thing is distribution. ठीक है, of resources in the face of scarcity, in the face of scarcity. Now tell me one thing, ये जो सारे resources हैं जो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, कौन से 3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, और इकोनॉमिक्स का जन्म असल में हुआ कैसे, लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझते हैं, कुछ उधर इधर का साइंस नहीं समझना है। ठीक है, कि वो था, ये था, ऐसे था, वैसे था, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं दुनिया में ऐसे ही, जैसा ये बोर्ड है अभी, ऐसे ही सब खाली था। 2 लोग रह रहे थे दुनिया में उस टाइम पे, बस 2 ही लोग थे, ए और बी। ठीक है, ए के पास टमाटर है, बी के पास आलू है, ए को आलू चाहिए, बी को टमाटर चाहिए, तो इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम। बट उससे पहले भी कुछ था। वो क्या था कि ए जो है ये अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। सर्वाइवल के लिए फाइट कैसे करेगा, इसको भूख लगी तो ये गया खाना खाया, इसको सर्दी लग गई तो इसने देखा कहीं पे गुफा है, ये जाके शेल्टर ले लिया। ठीक है, और कुछ हुआ तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर इसको समझ में आया कि अगर मेरे पास एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए,
एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए, जैसे मैंने खाना लाया शिकार करके, चाहे मैंने हिरन लाया, चाहे मैंने फ्रूट्स लेके आया, कहीं से मैंने सब्जियां उठा के लाई, कहीं से घास फूस खाने लग गया और ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो आई कैन एक्सचेंज इट विद समथिंग बेटर विच आई वांट। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है, ये एंशंट से एंशंट है, यहां से स्टार्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स में एक मीडियम था बार्टर सिस्टम, और इस बार्टर सिस्टम को चेंज करते करते हमने पहले करेंसी बनाया, हमने पहले कॉइन्स बनाई, हमने पहले मॉनेटरी सिस्टम बनाया, हमने प्लास्टिक करेंसी बनाई, हमने पेपर करेंसी बनाई, हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई, हमने क्रिप्टो करेंसी बनाई, हमने क्या क्या नहीं बनाया, NFC कार्ड्स बनाए, वॉलेट्स बनाए, डिजिटल करेंसी बनाई, हर एक चीज बस इस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को चेंज करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल। बट ये प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? When A starts producing goods, अब इसको समझ में आ गया कि मेरे प्रोडक्शन के ऊपर अगर मैं कुछ भी प्रोड्यूस करता हूं, कुछ भी गुड लेके आता हूं, तो उसके साथ मेरा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इनिशियली कुड हैव बीन यूटिलिटी। ठीक है, कि मुझे दूसरा गुड मिल गया, मेरे पास गेहूं एक्स्ट्रा हो गया तो मुझे चावल मिल गया, मेरे पास वैरायटी आ गया, और लेटर ऑन इट वाज इन टर्म्स ऑफ I would say monetary terms, it was gold, it was some other things, ornaments, कभी हथियार के एक्सचेंज में करते थे, कभी तलवार एक दूसरे को देते थे, कभी कुछ जो भी था। But he now was driven by what? Profit. ठीक है। B, who was consuming the goods, जिसने ये खरीदा, जो A ने बेचा। ए ने बोला मेरे पास गेहूं ज्यादा है तो मैं बेच रहा हूं, बी ने बोला मैं खरीद रहा हूं। क्यों खरीद रहा है? बिकॉज बी के लिए भी इस खरीदने का कुछ यूटिलिटी था, और बी के लिए, बी के पास भी अगर कुछ आ रहा है वो उसको कंज्यूम कर रहा है, दैट इज गिविंग हिम सैटिस्फैक्शन। समझ में आ रही बात? सो देयरफॉर A is producing because of profit, B is consuming because of utility and satisfaction. But there is a problem with respect to this production and consumption, and that problem is known as scarcity. See, very simple. I'll explain it very simple. अभी हमें पता चल रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब विंटर आता है तो दिल्ली में फ्रेश एयर, क्लीन एयर स्कैर्स हो जाता है। अभी हमें पता चल रहा है कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फूड की स्कैर्सिटी है। फूड इज स्कैर्स इन दैट रीजन। तो फूड का प्रोडक्शन और फूड का होना इसीलिए वहां पे ज्यादा कीमती है, वहां पे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि वहां फूड स्कैर्स है। सिमिलरली कुछ भी अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अर्थ में, एंटायर अर्थ में रिसोर्सेज, ए के लिए रिसोर्सेज क्या थे? चाहे वो लैंड था, वो ट्रीज थे, वो जंगल था, वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा था, वो लकड़ी प्रोड्यूस करे, वो शेल्टर प्रोड्यूस करे, वो अभी हमारा कोई कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग बनाए, अभी हमारा कोई सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सप्लाई करे, अभी मैं ये चैनल के थ्रू आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं, वीडियो या लेक्चर दे रहा हूं, मेरा टाइम भी स्कैर्स है। एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स इन दिस अर्थ इज स्कैर्स। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपका सिलेबस वास्ट है, आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, एंड जब आप पढ़ते हो यूजुअली हमें ये डिलेमा होता है दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज माय सिलेबस। ठीक है, और वैसे ही इंसान के अंदर वांट्स भी वैसी ही है। हाँ, रिसोर्सेज आर स्कैर्स बट वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, हम उन वांट्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते हैं कभी। और एक वांट, it was a principle given by Henry Fayol back then in business studies, we usually study this, that one want satisfies, another want arises. और जो ही एक want satisfy हो गई दूसरी want arise हो गई। Therefore wants are unlimited। और जब ये unlimited wants को satisfy करने के लिए हम resources का इस्तेमाल करते हैं, वो resources जो कि scarce है, then emerges a science, the science of economics। क्या साइंस है वो?
टू मैनेज, हाँ, टू मैनेज scarce resources and unlimited wants, to satisfy maximum, or I would say having maximum satisfaction, having maximum satisfaction or satisfying maximum wants with limited resources. Now this entire thing is known as resource management, और इसी रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूजुअली अगर आपने टर्मिनोलॉजी देखी होगी इकोनॉमिक्स की, तो द एटिमोलॉजी और इट सेज दैट इकोनॉमिक्स, ये असल में दो वर्ड्स हैं, ओइकोस एंड नोमोस। ठीक है, ओइकोस मीन्स हाउसहोल्ड एंड नोमोस मीन्स नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अ हाउसहोल्ड। दैट हम हाउसहोल्ड की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम एक घर की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। घर के एक हेड होते हैं, यूजुअली पापा, घर के कुछ सदस्य होते हैं, मम्मी, भाई बहन, दो भाई दो बहन, या जो भी होता है घर के मेंबर्स होते हैं। कुछ इसमें से प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बाहर जाते हैं, कमा के लाते हैं, बाप के हाथ में देते हैं, और कुछ इसमें से डिसीजन मेकर्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, और कुछ प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं, कुछ बाहर जाके मजदूरी करके आते हैं, और कुछ घर का लेबर करते हैं। ठीक है, दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड दैट इज फ्रॉम वेयर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इमर्ज्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? डन। चलो, सो देयरफॉर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस सेज, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द स्कैरसिटी। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो हर एक चीज अपने आप में स्कैर्स है, हर एक रिसोर्स अपने आप में स्कैर्स है। सो देयरफॉर आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, we will start that how economics evolved from basic necessities, that is food, shelter, clothing, electricity, transport, education। यहां से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद बाटा सिस्टम आया, that we started to exchange। एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, उसने पढ़ाना आता है, उसको वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को, बट जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एम्प्लॉयमेंट। टीचर को क्या चाहिए कि वो स्किल्स डेवलप करेगा, किन के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो वो टीचर को क्या देंगे बताओ, वो सर्विसेज तो नहीं दे पाएंगे, वो टीचर के घर जाके काम तो नहीं करेंगे जैसे पहले गुरुकुल में किया जाता था। ठीक है, कि एक बच्चे को टीचर पढ़ाएंगे 3-4 बच्चों को, और वो बच्चे उल्टा एक तो पढ़ेंगे और उसके बाद टीचर के आसपास का जितना भी काम था, उसका खाना वाना बनाना, वो सब कर लेंगे, ताकि टीचर जो है वो फ्री रहे, वो अपना रिसर्च करता रहे, वो पढ़ता रहे। डू यू रिमेंबर दैट? गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे पास थी, ये बस यहाँ पे नहीं थी, ये ग्रीक सोसाइटी में भी थी। वहाँ पे भी डिसाइपल्स थे सोक्रेटिस के जो उसके साथ रहते थे, वहाँ पे भी डिसाइपल्स थे शेक्सपियर के जो उसके साथ रहते थे। समझ में आ गई बात? वहां पे भी डिसाइपल्स थे क्राइस्ट के, प्रॉफिट के, हर एक इंसान के, जो भी कोई फिलोसफर रहा है उसके डिसाइपल्स थे उसके। हाँ, प्लेटो के डिसाइपल्स थे, मिल डिसाइपल था बेंथम का, एरिस्टोटल डिसाइपल था प्लेटो का। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये उस बाटा सिस्टम से उठ के अब कहां पे आ गया है कि ठीक है, बच्चा फीस पे कर देगा, टीचर पढ़ा देगा, खत्म कहानी। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। That is how we evolved from satisfying the basic needs through barter system and to modern economics, where the all social, I would say, activities where people produce, trade and consume goods and services and all other things. Do you understand? तो हमारा जो main discussion होगा economics में, that is how the subject evolved from barter system to modern economics. Do you understand? Why? Why we had to move away from barter system to modern economics? एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके लिए होगा इस सीरीज में, बहुत ही अच्छा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है,
वो ये है कि आपका ये बुक करते करते एनसीईआरटी फ्री में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं 6 से लेकर 12 तक। तो सारी एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहां पे डिस्कस कर लूंगा, ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एक चीज करनी है, जब भी मैं बोलूं यहां पे सेशन के बीच में कि इस चीज के लिए आपने एनसीईआरटी पे जाना है, ये वाली बुक में ये वाला चैप्टर नंबर है, उसमें से इतना सारा मटेरियल लिखा हुआ वो पढ़ना है, तो आपने वो काम पढ़ना है, आपने वो एनसीईआरटी पढ़नी है उसी टाइम पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपने वो एनसीईआरटी खोल के पढ़नी है उस टाइम पे। अंडरस्टूड? डन? चलो आगे। सो द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम एज पर युवल नोवा हरारी के एक शू मेकर है, ठीक है, एक जूता बनाने वाला है, उसको खाना चाहिए, वो जूते बना रहा है, बट उसके जूते कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि जिसको जूते चाहिए उसको, मतलब वो जो जूते बनाने वाला है, जिसको बेचता जूते, उसको कुछ और चाहिए। उसको अभी से फॉर एग्जांपल उसको खाना नहीं चाहिए, उसको जूते नहीं चाहिए, उसको कपड़े चाहिए। वो टेलर के पास चला गया, टेलर को जूते चाहिए, टेलर जूते लेने के लिए शू मेकर के पास आएगा, शू मेकर बोलेगा मुझे तो आपका कपड़ा सिलना चाहिए नहीं, मुझे तो कपड़े सिलने नहीं है, तो मैं आपको जूते क्यों दूं? Therefore there was a transaction going in between, ठीक है, which was there was a missing link कि से ए इसको चाहिए फूड, ठीक है, बी इसको चाहिए शूज, सी ये एक टेलर है, डी जो कि एक लॉयर है। नाउ सी, टेलर के सर्विसेज और लॉयर के सर्विसेज, इन दोनों के काम तो आएंगे नहीं ए और बी के, तो यहां पे एक्सचेंज होगा कैसे सोसाइटी में? नहीं हो पाएगा। देयरफॉर बार्टर सिस्टम का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? दैट वाज कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो मुझे चाहिए वही तुम्हें बेचना है, जो तुम्हें चाहिए वही मैं बेच रहा हूं। दोनों की वांट एक टाइम पे सैटिस्फाई होनी चाहिए जो गुड है एक्सचेंज में। से फॉर एग्जांपल अगर ए वीट बेच रहा है और बी राइस बेच रहा है, ये तो एक साइड की वांट हो गई। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब बी को चाहिए वीट, बी वांट्स वीट एंड ए वांट्स राइस, तब जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसीलिए हमने यहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस करी जो इस पूरे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को खत्म करेगा। वो क्या था? दैट वाज मनी, और आई वुड से एनी थर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वही एक्सचेंज, कि कैसे एक्सचेंज करेंगे। से एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। से मैं ये जो वॉच है, मैं ये वॉच बनाता हूँ, घड़ियाँ बनाता हूँ मैं, ये मेरी फैक्ट्री है घड़ियों की, ठीक है, और मैंने ये घड़ियाँ आपको बेचनी है। अब मैंने आपको दे दी, मैंने से फॉर एग्जांपल 100 वॉचेस आपको सप्लाई कर दी, और आपने जो मैंने बिल भेजा साथ में, उस बिल में लिखा हुआ था कि ये जो बिल है ये इस ऑर्डर नंबर का बिल है। आपने जो ऑर्डर दिया था कि हमें 100 वॉचेस चाहिए, ये बिल है और इसके अकॉर्डिंग आपका 1 लाख रुपए बनता है, आप ये 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। आपने मुझे वापस एक लेटर भेजा, वो लेटर में लिखा हुआ था कि सर आपका जो 1 लाख रुपए है वो हमारे पास है, वी एक्नॉलेज दैट, बट वो 1 लाख रुपए हम ना आपको 15 या 20 दिन के बाद दे देंगे, ठीक है। 20 दिन के बाद आपने डेट लिख दी, ये हम 20 जून को आपको देने वाले हैं ये वाला पैसा 1 लाख रुपए। अब ये बिल तो मेरे पास आ गया, बट मुझे बताओ मैं इस बिल का क्या करूं? जो आपने मुझे भेजा बिल, जो ये नोट भेजा, इसको बिल ही बोलते हैं, हर एक चीज़ को बिल बोलते हैं, इवन नोट्स को भी बिल ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी से ये जो कैश है इसको भी बिल ही बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड दिस, ये जो बिल आपने भेजा, अब मैं इस बिल का क्या करूं? ये तो कैश है नहीं, मैं तो इसको यूज नहीं कर सकता, मुझे तो 20 दिन वेट करना है। मेरा 1 लाख रुपए फंसा हुआ है किसके पास? आपके पास। मैं इस 1 लाख रुपए का बहुत कुछ कमा सकता था, मैं इसका रॉ मटेरियल लाके और ज्यादा अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता था, मैं इसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता था, मैं इस 1 लाख रुपए से 20,000 और कमा सकता था ना, आराम से। समझो इस चीज को, कमा सकता था ये 20 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट करने से मतलब है, मुझे प्रॉफिट जनरेट करने से मतलब है। मैं ऐसे बैठा थोड़ी रहूंगा कि 1 लाख रुपए आएगा किसी दिन 20 दिन के बाद। सो मैं क्या करता हूं, मैं आपका दिया हुआ बिल
एक एक्सचेंज पे लेके जाता हूं, वहां पे किसी भी इंसान को बोलता हूं कि भाई ये ना 1 लाख रुपए है, अगर तुम ये डॉक्यूमेंट अभी खरीद लो मुझसे, मुझे बस 95,000 दे दो, 5,000 तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हें 20 दिन वेट करना है, 20 दिन का तुम्हारा 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा, 20 दिन के बाद तुम ये इस बंदे को दे के जाना, ये स्टूडेंट है, इसको दे देना, ये तुम्हें 1 लाख रुपए दे देगा, कहानी खत्म। नाउ दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सचेंज एनीथिंग। देयरफॉर यहां पे भी ये जो टीचर सर्विसेज दे रहा था, ये जो ए वीट बेच रहा था, ये जो बी राइस बेच रहा था, व्हाट आर दे डूइंग विद देयर गुड्स? से ए के पास राइस बहुत ज्यादा है, उसको ये राइस किसी काम का नहीं है, उसने पता है उसको कि ये राइस मेरे यहां रहेगा, फर्मेंट हो जाएगा, इसमें कीड़े लग जाएंगे, यीस्ट पैदा हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। फ्रूट्स पड़े हुए हैं, 4 या 10 दिन के अंदर इसके ऊपर मोल्ड जमा हो जाएगा, ये सड़ने लग जाएगा, अगर मैंने इसको नहीं बेचा तो। जो प्रॉफिट मैं कमाने वाला था इससे, से फॉर एग्जांपल इस राइस से मुझे प्रॉफिट मिलने वाला था 100 रुपए का, अगर मैं बेच देता 1 क्विंटल राइस तो मुझे शायद 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता। बट अगर मैं ये नहीं बेचता हूं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं बेच रहा हूं, मैं अपने पास ही रख रहा हूं, इसका क्या होगा? इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं वो राइस का बोरा खोलूंगा, देखूंगा उसमें तो कीड़े लगे हुए हैं, वो तो किसी काम का नहीं है। अब 10 दिन के अंदर मैं देखूंगा मेरे फ्रूट्स, अरे ये तो खत्म हो चुके हैं, सड़ गए हैं। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स में इट इज द बेस्ट थिंग इज टू सेल इट ऑफ। जिसको चाहिए वो ले लेगा, वो खरीद के खा लेगा, खत्म कहानी, बस दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? That is why we need a medium of exchange, so that we do this exchange frequently. जितना तेजी के साथ पैसा घूमेगा इकोनॉमी में, उतनी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। दैट इज द की, ये याद रखना। और इसको लेके अभी जब हम आगे कॉन्सेप्ट्स बढ़ाएंगे तो फिर समझ में आएगा वेलोसिटी ऑफ मनी एंड लिक्विडिटी कितना ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी में। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ बाटा सिस्टम समझ में आ गई, और लिमिटेशंस ऑफ बाटा सिस्टम के चलते ही हमने इतना सारा डेवलपमेंट किया, चाहे वो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। डन, चलो आगे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इट इज ग्रीक वर्ड ओइकोस नोमोस, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कोर रियलिटी इज पीपल हैव मल्टीपल नीड्स बट अवेलेबल रिसोर्सेज आर वेरी स्कैर्स एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू मैनेज द स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, इंडियाज रिसोर्स स्कैर्सिटी को समझते हैं। यहां पे ये चीज याद रखनी है, एक ये फैक्ट याद रखना है। फैक्ट, जब मैं बोलूं फैक्ट याद रखना है तो मतलब याद रखना है, उसको नोट डाउन करके रखना है। दूसरा ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है, कि इंडिया का ग्लोबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 17.75%, बट इंडिया का शेयर ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था या किसी कहीं से, तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था किसी जगह पे, तो उन्होंने बोला इंडिया शेयर्स 10% ऑफ द लैंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ माइनर फैक्ट्स होते हैं, बहुत माइनर फैक्ट्स होते हैं, इनको पता होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर इंडिया का अगर आप देखो, पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास कम है। तो देयरफॉर जब आप देखो यहाँ पे, तो इट इज एक्चुअली व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग दिस डेटा। समझो इस चीज़ को, ये डेटा हमें क्यों चाहिए, क्यों हमें ये डेटा समझना है? बिकॉज देयर वॉज मालथूस, इट इज मालथूसियन थियरी ऑफ डेमोग्राफी, और शायद आगे लिखा भी होगा मालथूसियन थियरी। हाँ, बिकॉज ऑफ मालथूस ग्लूमी पॉपुलेशन थियरी। ना व्हाट मालथूस सेज इज दैट आपका जो पॉपुलेशन है ना वो ग्रो करता है, दिस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग थ्रू, इट इज ग्रोइंग ज्योमेट्रिकली। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन होता है जीएम प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो होता है। 2, 4, 8, 16, 32 जीपी पढ़ी है ना, एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जबकि आपका जो प्रोडक्शन है, चाहे वो फूड प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, यहां पे तो लैंड एरिया है, आपका जो फूड प्रोडक्शन है ये ग्रो होता है थ्रू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। तो आपकी जो ग्रोथ रेट है, समझो इस चीज को, जो आपको हर साल बताई जाती है, हर डिस्कशन में बताई जाती है,
हमारी निर्मला सीतारमन जी आती है वो बताती है, फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो बताते हैं, या बाकी इकोनॉमिस्ट्स आते हैं वो बताते हैं, IMF प्रोजेक्शन देता है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन देता है कि कौन सी कंट्री कितना ग्रो करने वाली है। तो वो ग्रोथ ना ऐसे नहीं होता कि लास्ट ईयर 3% थी, इस साल 6% होगी, अगले साल 12% होगी, नहीं, वो लास्ट ईयर 3% थी, इस साल 3.5% होगी, फिर 4% होगी, 5% होगी, 6% होगी, ऐसे ग्रो होता है इकोनॉमी। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ that is why disparity, that is why this resource disparity, this scarcity of resources, because हम प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? लैंड से ही करेंगे ना। लैंड इज द बेसिक रिसोर्स। कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन के। उसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? लैंड। जब लैंड ही कम है हमारे पास तो हम क्या करेंगे आगे? समझ में आ गई बात? चलो, सो देयरफॉर हमें ये समझना होगा कि लैंड और इसमें डिफरेंस कितना है, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना है, बिकॉज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग हाईली, और ये पॉपुलेशन जितना ज़्यादा ग्रो करेगी उतने ही इसके वांट्स भी ग्रो करेंगे। हाँ, वांट्स भी जीपी के हिसाब से ही बढ़ेंगे। बट क्या हम इन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्या हमारा प्रोडक्शन भी जीपी के हिसाब से बढ़ रहा है? नहीं, हमारा प्रोडक्शन तो कम हो रहा है। प्रोडक्शन तो कम इंक्रीज हो रहा है, जबकि वांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज़ वाई कि अगर आपने देखा होगा आपके एरिया में पहले शायद एक दुकान हुआ करती थी, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, बट आज 10 दुकानें हो जाती है। ठीक है, इवन तो वो किराना स्टोर्स ही हैं। आप अगर आज से 10 साल के पहले की बात करो तो शायद अगर आपने अपने पापा से या मम्मी से बात की होगी, वो बताएंगे आपको कि 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम थे यहाँ पे, तो ये जो टॉफ़ी है मेलेडी की, वो शायद 10 पैसे की मिलती थी या 50 पैसे की मिलती थी। अब वही पता नहीं 10 रुपये की मिल रही होगी अभी। यू नो द रीज़न वाई। ठीक है, इसी के साथ साथ मतलब डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट थी वो इतनी बड़ी हुआ करती थी और वो 10 रुपये की मिलती थी। अब वो वही चॉकलेट इतनी छोटी सी हो गई है और वही 10 रुपये की मिल रही है श्रिंकफ्लेशन की वजह से। पार्ले जी जो कि पहले इतना बड़ा हुआ करता था, 5 रुपये का मिलता है, अब इतना बड़ा होता है तब भी 5 रुपये का ही मिलता है, बिकॉज ऑफ श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस ऑल हैज़ हैपेंड ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ the difference between what? Resources, scarcity and wants. Done? चलो नीड वर्सेस वांट। नीड क्या होती है, वांट क्या होती है, ये सबको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में देख लेना। इकोनॉमिक्स एज अ डिसिमल साइंस। ठीक है, यहां से हम अगला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज का डिस्कशन हम यहां पे रोक रहे हैं, क्यों? बिकॉज यहां से हमें थ्योरी समझनी है, और थ्योरी समझने के लिए ये 20 मिनट का डिस्कशन होगा थ्योरीज का। और मजे की बात यह है, ये सारी थ्योरीज बस इस एक पैराग्राफ में लिखी हुई है, बस इतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है कि मालथूस ने क्यों थ्योरी दी, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वांट्स ज़्यादा है और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद हमें जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बिकॉज ही वॉज अ लिबर्टेरियन और ही वॉज आई वुड से फ्रॉम लिबरलिज्म। बेंथम का स्टूडेंट था, तो वो लिबरलिज्म या आई वुड से इंडिविजुअलिज्म को थोड़ा सा रिफॉर्म करके बताएगा। बेंथम हो गया, मिल हो गया, मालथूस हो गया। उसके बाद हमें कार्लाइल को देखना है, और कार्लाइल के बाद हमें फ्रेडरिक नीत्शे को देखना है। 5-10 मिनट का डिस्कशन टोटल होगा, और इस डिस्कशन से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी एक बार, तो इसके बाद हम ओरिजिन पे जाएंगे कि पहले स्टार्टिंग में 1770s से स्टार्ट करेंगे, जहां एडम स्मिथ अपनी बुक लेके आते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। वहाँ वेल्थ के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमी का जन्म असल में वेल्थ से स्टार्ट हुआ था, फिर वेलफेयर हुआ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, स्कैर्सिटी एंड चॉइस, उसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, केट रेवर्थ का सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कशन 10 से 15 मिनट का होगा, टोटल आधे घंटे का डिस्कशन होगा, जिसमें हम इवोल्यूशन भी करेंगे और ये सारी थियरीज भी कर लेंगे। डन? चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और पहला लेक्चर अभी यहीं तक रखते हैं ताकि आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स बैठ जाए, बस। डन? चलो, विद दिस आई विल टेक अ लीव। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू एंड जय हिंद।